आपके अपने इस ऑनलाइन चैनल ज्योग्राफी विद सुमन में आप सभी का वेलकम है। जैसा कि हमारे इस वीडियोस की कड़ी में आज हमारा स्टडी का टॉपिक जो रहेगा वो है दक्षिणी पश्चिमी एशिया। जैसा कि हम पिछले वीडियोस में एशिया महाद्वीप के बारे में स्टडी कर रहे थे और एशिया महाद्वीप की रीजनल स्टडी करते हुए हम लोगों ने आज के इस क्लास का जो टॉपिक रखा है वो है दक्षिणी पश्चिमी एशिया के बारे में। दक्षिणी पश्चिमी एशिया, देखिए आपके सामने मैप भी मैंने लगा रखा है। दक्षिणी पश्चिमी एशिया, अगर सबसे पहले इसकी स्थिति की बात करें तो यह जो है दक्षिणी एशिया के जिसमें भारत, अफगानिस्तान, पाकिस्तान इनके किस ओर पड़ता है, पश्चिम की ओर यह स्थित है। यानी सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी स्थिति के बारे में, तो दक्षिणी एशिया के पश्चिम में, या हम बात करते हैं मध्य एशिया की, तो मध्य एशिया के दक्षिण पश्चिम में स्थित है कौन सा क्षेत्र, दक्षिणी पश्चिमी एशिया, जो कि वर्तमान समय में राजनीतिक एवं सामरिक दृष्टिकोण से एक महत्वपूर्ण क्षेत्र बना हुआ है। यह जो है लाइन इसकी इम्पोर्टेंस के बारे में बताती है कि यह क्षेत्र जो है वर्तमान समय में राजनीतिक एवं सामरिक दृष्टिकोण से एक महत्वपूर्ण क्षेत्र बना हुआ है और यह एक ऐसा क्षेत्र है जो कि अफ्रीका महाद्वीप, यूरोप महाद्वीप एवं एशिया महाद्वीप के तीनों का क्या है, मिलन बिंदु है। यानी यहाँ हम कह सकते हैं कि एशिया महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप और यूरोप महाद्वीप तीनों आपस में क्या करते हैं, यहाँ मिलते हैं। देन हम लोग बात करते हैं इसके बारे में कि यूरोप महाद्वीप जो है वो टर्की से, कौन सा देश, टर्की, और अफ्रीका महाद्वीप जो है वो इजराइल से एशिया महाद्वीप के साथ जुड़ा हुआ है। यानी इसके साथ साथ आप देखते जाइए कि कौन सा देश या किस देश के थ्रू कौन से दो आपस में जो है वो महाद्वीप जुड़े हुए हैं। तो इजराइल देश से जुड़े हुए हैं एशिया महाद्वीप किसके साथ, अफ्रीका के साथ, और यहाँ हम देखते हैं टर्की जुड़ा हुआ है, या हम कह सकते हैं टर्की के थ्रू जुड़ा हुआ है यूरोप महाद्वीप किससे, एशिया महाद्वीप से, या एशिया महाद्वीप जुड़ा हुआ है किससे, यूरोप महाद्वीप से। इसके अलावा इस क्षेत्र को विश्व की सभ्यताओं का उद्भव क्षेत्र या इसको सभ्यताओं का पालना भी कहा जाता है। किसको, दक्षिण पश्चिमी एशिया को। ये आप देखिए मैं बात कर रही हूँ इसके परिचय के बारे में। सबसे पहले मैंने आपको बताया इसकी क्या स्थिति है, कौन कौन से महाद्वीपों के साथ इसका जुड़ाव है, कौन से देशों के थ्रू है, या अब मैं आपको बता रही हूँ कि दक्षिण पश्चिमी एशिया को विश्व की प्राचीन सभ्यताओं का उद्भव क्षेत्र, या हम कह सकते हैं कि सभ्यताओं का पालना इस क्षेत्र को कहा जा सकता है। इसके अलावा इस क्षेत्र का अन्य नाम अगर हम देखते हैं तो निकट पूर्व भी इसको कहा जाता है, सभ्यताओं का पालना भी इसको कहा जाता है, और सांस्कृतिक मरुस्थल भी इसको कहा जाता है, मध्य पूर्व भी इसको कहा जाता है, दक्षिण पश्चिम एशिया भी इसको कहा जाता है, और कहीं कहीं पश्चिम एशिया भी इस क्षेत्र को कहा जाता है। यानी ये इसके आप कह सकते हैं उपनाम है, या हम कह सकते हैं ये इस क्षेत्र के अन्य नाम हैं। इसके अलावा हम देखते हैं कि वाटर बॉडीज, यानी कौन कौन से ऐसे सागरीय क्षेत्र हैं जो इसको घेरे हुए हैं। तो आप देखिए दक्षिण पश्चिम एशिया जिसके एक ओर लाल सागर, दूसरी ओर भूमध्य सागर, काला सागर, कैस्पियन सागर, फारस की खाड़ी, ये क्या है, ये मुख्य सागरीय क्षेत्र हैं जो इसको चारों ओर से घेरे हुए हैं। नंबर 1 लाल सागर, नंबर 2 भूमध्य सागर, नंबर 3 काला सागर, नंबर 4 कैस्पियन सागर, और नंबर 5 फारस की खाड़ी। देखिए आपसे कहीं भी मैप के थ्रू भी ये पॉइंट्स पूछे जा सकते हैं कि कौन सा क्षेत्र कहाँ है, या आपसे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है कि लाल सागर के ऊपर कौन कौन से देश, चाहे वो अफ्रीका महाद्वीप के पूछ ले, चाहे वो एशिया महाद्वीप के पूछ ले, या आपसे पूछ सकते हैं भूमध्य सागर पे स्थित एशिया महाद्वीप के कौन से देश। तो इस प्रकार से ये आपके लिए क्या हो जाते हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो जाते हैं। तो ये वाटर बॉडी जो इसको चारों ओर से घेरे हुए हैं, हम देखते हैं कि लाल सागर और इसके सऊदी अरब
या अरबिय देश के दक्षिण में स्थित अदन की खाड़ी, कौन सी खाड़ी? अदन की खाड़ी, ये दोनों आपस में जुड़े हुए हैं बाब अल मंडेब जल संधि के द्वारा। कौन सी जल संधि? बाब अल मंडेब, बाब अल मंडेब जल संधि। ये भी आपके लिए एक इम्पोर्टेंट टॉपिक हो जाती है, चाहे आप मैप के लिए जान सकते हैं, चाहे आप इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के लिए जान सकते हैं। तो बाब अल जल मंडेब जल संधि। देन हम देखते हैं फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी। फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी दोनों आपस में जुड़ी हुई है हारमूज जल संधि, हारमूज जल संधि के द्वारा, हारमूज जल संधि के द्वारा। कौन सी वाटर बॉडी? फारस की खाड़ी एवं ओमान की खाड़ी। इसके अलावा मैंने आपको बताया भूमध्य सागर, भूमध्य सागर और लाल सागर आपस में जुड़े हुए हैं किसके द्वारा? स्वेज नहर के द्वारा। किसके द्वारा? स्वेज नहर के द्वारा। और स्वेज नहर में भी आपको अगर यहाँ स्पष्ट नहीं दिखाई दे रहा है तो मैं आपको बता दूं कि ये इस तरह से है लाल सागर, और इस तरह से एक क्षेत्र है, ये वाला पार्ट्स जो है इसको सिनाई प्रायद्वीप, सिनाई प्रायद्वीप, ठीक है। ये लाल सागर, ये अफ्रीका का पार्ट आ जाता है, इस तरफ एशिया का पार्ट आ जाता है। और यहाँ मैंने आपको जो स्ट्रेट बताई वाटर स्ट्रेट, ये है बाब अल जल मंडेब, बाब अल मंडेब जल संधि। ये हो गया लाल सागर, सिनाई प्रायद्वीप। इसके दोनों ओर यहाँ जो ये लंबा पतला पार्ट है, यहाँ है दो खाड़ियाँ। कौन कौन सी? ये है अकाबा की खाड़ी, अकाबा की खाड़ी, और इस तरफ जो है ये है स्वेज खाड़ी। कौन सी खाड़ी? स्वेज खाड़ी। सिनाई प्रायद्वीप के दोनों ओर स्थित जो खाड़ियां हैं, अकाबा की खाड़ी और स्वेज खाड़ी। स्वेज की खाड़ी से यहाँ से निकली हुई है, ये इन दोनों के बाद ऐसे इस तरह से निकली हुई है स्वेज नहर। ये क्या होगी? स्वेज नहर। और यहाँ है भूमध्य सागर। ये कौन सी हो गई? स्वेज नहर। और स्वेज नहर जो कि 1859 में स्टार्ट की गई थी इसका निर्माण कार्य, और 1869 में इसके निर्माण कार्य को कंप्लीट कर दिया गया। और यहाँ राष्ट्रीयकरण इस नहर का कर दिया जाता है। इस नहर के दोनों ओर अगर हम देखते हैं तो भूमध्य सागर के किनारे पे, भूमध्य सागर के किनारे पे इसमें जो पोर्ट है वो है पोर्ट सैयद। रेड पेन से मैं लिख देती हूँ ताकि आपके लिए हाईलाइट हो जाएगा। ये भूमध्य सागर, भूमध्य सागर, तो भूमध्य सागर की ओर यहाँ जो पोर्ट स्थित है वो है पोर्ट सैयद। और लाल सागर के तट पे जो पोर्ट है वो है पोर्ट स्वेज, पोर्ट स्वेज। बहुत बार कंफ्यूजन हो जाता है कि भूमध्य सागर के तट पे स्थित पोर्ट कौन सा है और लाल सागर के तट पे स्थित पोर्ट कौन सा है। तो लाल सागर के तट पे स्थित आप याद रखिए कि स्वेज की खाड़ी, और स्वेज की खाड़ी के तट पे स्थित कौन सा पोर्ट? पोर्ट स्वेज। और भूमध्य सागर के तट पे स्थित पोर्ट सैयद। तो ये हो गई अकाबा की खाड़ी, स्वेज की खाड़ी और भूमध्य सागर और लाल सागर जो आपस में जुड़े हुए हैं किसके द्वारा? स्वेज नहर के द्वारा। और भूमध्य सागर की ओर स्थित पोर्ट सैयद और लाल सागर के तट पे स्थित पोर्ट स्वेज। और ये हो जाता है आपका रेड सी, या आप कह सकते हैं लाल सागर। इसके बाद हम देखते हैं कि दक्षिण पश्चिम एशिया, दक्षिण पश्चिम एशिया, ये मैंने आपको बताया लाल सागर, भूमध्य सागर, काला सागर। अब हम बात करते हैं काला सागर की। तो
काला सागर और भूमध्य सागर के बीच में स्थित है मारामुरा सागर। कौन सा सागर? मारामुरा सागर। फॉर एग्जाम्पल ये हो गया ब्लैक सी, और ये हो गया मारामुरा सी। ये छोटे छोटे सी हैं लेकिन बहुत इम्पोर्टेंट हैं, जो कि एजियन सागर से जुड़ा हुआ है। किससे? एजियन सी से जुड़ा हुआ है। ब्लैक सी और मारामुरा सी जो है ये आपस में, ये जो है आपस में कौन सी जल संधि के द्वारा? तो ये है बॉस्फोरस जल संधि। यानी ब्लैक सी और मारामुरा सी जो है ये बॉस्फोरस स्ट्रेट या जल संधि से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अगर आप मैप के थ्रू देखना चाहेंगे तो ये हो गया काला सागर, ये बीच में छोटा सा, आप अपनी एटलस में देखिएगा, मारामुरा सी, जो कि जुड़ा हुआ है किसके साथ? एजियन सी या एजियन सागर के साथ। और इन काला सागर और मारामुरा सी जो है ये आपस में जुड़े हुए हैं किससे? बोस्फोरस जल संधि से। और इस बोस्फोरस जल संधि पे ही टर्की का एक शहर, कौन सा? इस्तांबुल। कौन सा शहर? इस्तांबुल शहर किस तरफ? यूरोप की तरफ है तो टर्की का, लेकिन टर्की जो है वो यूरोप में भी फैला हुआ है और एशिया महाद्वीप में भी फैला हुआ है। तो टर्की का शहर इस्तांबुल, इस्तांबुल बोस्फोरस जल संधि पे स्थित है। मारामुरा सी और एजियन सी जो है ये भी आपस में एक जल संधि के द्वारा, या हम कह सकते हैं वाटर स्ट्रेट के द्वारा आपस में जुड़े हुए हैं। और इस जल संधि का जो नाम है, इस जल संधि का नाम है डार्डानेल्स जल संधि। डार्डानेल्स जल संधि। तो इन जल संधियों के नाम भी आपस में आपको याद रखने हैं कि इस संधि के द्वारा कौन सी दो वाटर बॉडी, मारामुरा सी और एजियन सी, आपस में जुड़ी हुई है। बॉस्फोरस जल संधि के द्वारा ब्लैक सी और मारामुरा सी आपस में जुड़े हुए हैं। देन आ जाता है कैस्पियन सागर, देन फारस की खाड़ी, और फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी मैंने आपको बताया हॉर्मुज या हार्मुज जल संधि के द्वारा जुड़ी हुई है। वाटर बॉडीज के साथ साथ एक जिक्र मैं आपके सामने यह करना चाहूँगी कि कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश इस दक्षिणी पश्चिमी एशिया के मध्य से निकलती है। अगर पश्चिम से पूर्व की ओर के विस्तार की बात करें तो सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात और ओमान से गुजरती है कर्क रेखा। कौन सी रेखा? कर्क रेखा। पश्चिम से पूर्व की ओर बात करें सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात और ओमान से निकलती है। और इसके साथ साथ इम्पोर्टेंट लाइन आपको बता दूं कि ओमान की राजधानी मस्कट कर्क रेखा पे ही स्थित है। ओमान की राजधानी मस्कट जो है वो कहाँ स्थित है? कर्क रेखा पे स्थित है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, ध्यान रखिएगा। देन हम बात करते हैं वाटर बॉडीज के बाद कि इसकी संरचना एवं उच्चावच के बारे में। तो उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा जिक्र कर देती हूँ। हालांकि संपूर्ण एशिया महाद्वीप के परिचय के बारे में या हमने इसके पॉलिटिकल मैप के बारे में अध्ययन किया था, तो यहाँ के स्थित देशों के बारे में अध्ययन मैं करवा चुकी हूँ। फिर भी आप देख लीजिए कि दक्षिण पश्चिमी एशिया में ईरान, इराक, सऊदी अरब, ओमान, संयुक्त अरब अमीरात, यमन, इसके अलावा टर्की, इजराइल, जॉर्डन, सीरिया, ये किस में आते हैं? दक्षिण पश्चिम एशिया में स्थित देश हैं। अब हम बात करते हैं इसकी संरचना एवं उच्चावच के बारे में। ये तो क्या था इसका इंट्रोडक्शन, और अब हम अध्ययन करते हैं इसकी संरचना यानी इसकी स्ट्रक्चर और उच्चावच के बारे में। परिचय के बाद आता है संरचना
एवं उच्चावच, या हम कह सकते हैं कि इसके भौतिक विभाग, इसकी संरचना के बारे में अगर हम बात करते हैं तो पश्चिमी एशिया का अधिकांश क्षेत्र जो है, पश्चिमी एशिया का अधिकांश क्षेत्र जो है वो प्राचीन भूखंड का दक्षिण पश्चिम, जो दक्षिणी प्राचीन भूखंड है उसका भाग है, या हम कह सकते हैं कि पेंजिया का जो भाग था गोंडवाना लैंड उसका भाग है दक्षिणी पश्चिम एशिया, यानी गोंडवाना लैंड का यह भाग है दक्षिण पश्चिम एशिया। और अगर इसकी संरचना के बारे में हम बात करें तो इसके गोंडवाना लैंड में दो भाग आते हैं एशिया महाद्वीप के, एक आता है भारत का प्रायद्वीपीय भाग और दूसरा आता है अरबीय प्रायद्वीप। ये दोनों भाग जहाँ वो किस में आते हैं, गोंडवाना लैंड में आते हैं। पेंजिया के दो भाग हुए थे, अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड, उनमें से गोंडवाना लैंड में आता है अरब प्रायद्वीप और भारत प्रायद्वीप। तो अरब प्रायद्वीप की हम बात कर रहे हैं, इसकी चट्टानों के बारे में हम बात करते हैं तो अधिकांशतः यहाँ चट्टानें आग्नेय एवं रूपांतरित चट्टानें पाई जाती हैं, किसमें, दक्षिण पश्चिम एशिया में। लेकिन इसका जो अरब प्रायद्वीप वाला भाग है, या हम कह सकते हैं कि दक्षिण पश्चिम एशिया का जो यह भाग है, इसमें परतदार चट्टानें भी पाई जाती हैं, जहाँ विश्व का 60% जो है तेल का भंडार है, यानी संपूर्ण विश्व का 60% तेल का भंडार कहाँ स्थित है, तो वो है दक्षिण पश्चिम एशिया में, जिसका मुख्य कारण है यहाँ पाई जाने वाली परतदार चट्टानें। इसके भौतिक विभाग के बारे में सबसे पहले हम बात करते हैं कि यहाँ जो है अधिकतर भाग मरुस्थलीय क्षेत्र पाया जाता है। भौतिक विभागों में सबसे पहले अगर हम बात करें इसके मरुस्थलों के बारे में, तो मरुस्थल में आप देखिए रुब अल खाली जो कि सऊदी अरब में, रुब अल खाली कहाँ का है, ये सऊदी अरब का मरुस्थल है। इसके अलावा यहाँ मरुस्थलों की हम बात करते हैं, नफूद मरुस्थल, ये भी सऊदी अरब में है। नफूद मरुस्थल कहाँ है, सऊदी अरब। देन हम देखते हैं यहाँ स्थित कौन सा मरुस्थल, दस्त ए लूत, ईरान का मरुस्थल है ये, दस्त ए लूत, लूट LUT इंग्लिश में है और हिंदी में इसको कहते हैं दस्त ए लूत, कहाँ का, ईरान का। ईरान का एक मरुस्थल और है जिसका नाम है दस्त ए कावीर, दस्त ए कावीर कहाँ का मरुस्थल है, ईरान का मरुस्थल है। इसके अलावा अगर हम देखते हैं सीरिया का मरुस्थल, जो कि सीरिया और ईरान के मध्य फैला हुआ है, सीरिया का मरुस्थल, ये भी यहाँ का क्या है, एक बड़ा और महत्वपूर्ण मरुस्थल है, सीरिया मरुस्थल। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि दक्षिण पश्चिम एशिया जो है वो मुख्य रूप से मरुस्थलीय क्षेत्र के रूप में फैला हुआ है। देन हम बात करते हैं इसमें बहने वाली नदियों के बारे में, या इससे पहले हम देख लेते हैं यहाँ स्थित उच्चावच या पर्वत श्रेणियों के बारे में। उच्चावच या पर्वत श्रेणियों की हम बात करें तो यहाँ मुख्य रूप से 5 पर्वत श्रेणियाँ। सबसे पहले आप देखिए टर्की में स्थित अन्नातोलिया का पठार, जिसके उत्तर की ओर तो स्थित है पोंटिन श्रेणी, यहीं लिख देती हूँ मैं, पर्वत श्रेणियाँ सबसे पहले पोंटिन श्रेणी, टर्की के उत्तर की ओर है पोंटिन, दक्षिण की ओर है टोरस श्रेणी,
टॉरस श्रेणी और इनके बीच में स्थित है अनातोलिया का पठार। अनातोलिया का पठार, ये देखिए यहाँ स्थित है। ये हो गया टर्की। टर्की के उत्तर की ओर स्थित है पोंटिन श्रेणी, दक्षिण की ओर स्थित है टॉरस श्रेणी और इनके बीच में स्थित है अनातोलिया का पठार। इसके बाद अगर हम आते हैं ईरान की ओर, तो ईरान में कैस्पियन सागर के जस्ट दक्षिण में स्थित है एल्ब्रूज श्रेणी। एल्ब्रूज श्रेणी और इसके देन आ जाता है इसके बाद ईरान का पठार। ईरान का पठार और इसके बाद आ जाती है जैग्रोस श्रेणी। कौन सी पर्वत श्रेणी? जैग्रोस पर्वत श्रेणी। और जैग्रोस और एल्ब्रूज के बीच में स्थित है ईरान का पठार। यहाँ आ जाता है ईरान का पठार। तो आप देखिए अनातोलिया का पठार और ईरान का पठार, ये दोनों किसका उदाहरण है? अंतर पर्वतीय पठार हैं ये, यानी दो पर्वत श्रेणियों के बीच में स्थित जो पठारी भाग होता है उसको क्या कहा जाता है? अंतर पर्वतीय। तो अनातोलिया का पठार और ईरान का पठार किसके उदाहरण है? अंतर पर्वतीय पठार के उदाहरण है। तो इन चार पर्वत श्रेणियों के अलावा एक और जो पर्वत श्रेणी है वो स्थित है इसके दक्षिण में ही स्थित असीर पर्वत, जो कि सऊदी अरब में स्थित है। असीर पर्वत नंबर 5 आ जाती है असीर पर्वत। एल्ब्रूज पर्वत श्रेणी का ही भाग है, या सबसे ऊंची इसकी चोटी है देवमंद। देवमंद चोटी जो कि एल्ब्रूज की सबसे ऊंची चोटी है, इसकी हाइट है 5657 मीटर। 5657 ये आ जाती है एल्ब्रूज, और एल्ब्रूज के अंदर सबसे ऊंची चोटी है 5657 भी आता है, 5650 भी आता है। तो ये कौन सी चोटी? देवमंद चोटी। इसके अलावा इसके उच्चावचों के बारे में हम बात करते हैं तो आता है कि जैग्रोस के पर्वत श्रेणी की औसत ऊंचाई कितनी है? 3000 मीटर। और इसका सर्वोच्च शिखर जो है वो है जरदेह कुट। जैग्रोस का जो पर्वत शिखर है, उच्च शिखर, वो है जरगोह कुट। जैग्रोस पर्वत और इसका सबसे ऊंचा जो भाग है वो है जरगोह कुट, और इसकी औसत ऊंचाई किसकी? जैग्रोस श्रेणी की 3000 मीटर। और इसका जरदोह कुट 4550 मीटर। 4550 मीटर जरदोह कुट किसका है? जैग्रोस श्रेणी का। ये हो जाती है इसके उच्चावच या पर्वत श्रेणियाँ। देन हम बात करते हैं इसमें बहने वाली नदियों के बारे में कि दक्षिण पश्चिम एशिया में जो बहने वाली नदियां हैं उसकी अगर हम बात करें तो उन नदियों में सबसे पहले आती हैं इराक की दो नदियां टिग्रिस और यूफ्रेटस। ये हो जाता है ईरान और इसके बाद हो जाता है इराक, और इराक में बहने वाली टिग्रिस और यूफ्रेटस दो नदियां, टिग्रिस और यूफ्रेटस, जिन्हें हिंदी में कहा जाता है दजला फरात नदियां, कहाँ की हैं? इराक की हैं। और इन दोनों नदियों के मध्य में ही विश्व की एक प्राचीन सभ्यता मेसोपोटामिया सभ्यता का उद्भव हुआ है, और इसी कारण इन दोनों के बीच स्थित मैदान को मेसोपोटामियाई मैदान कहा जाता है। मेसोपोटामिया मैदान इस क्षेत्र को कहा जाता है, या दजला फरात का मैदान जो कि एक बहुत ही उपजाऊ क्षेत्र है, इन दोनों नदियों के बीच फैले इस क्षेत्र को कहा जाता है। ये दोनों नदियां हैं, ये उत्तर से दक्षिण की ओर बहती हुई फारस की खाड़ी में गिरती है। कहाँ गिरती है? दोनों नदियां उत्तर से दक्षिण की ओर बहती हुई कहाँ गिरती है? फारस की खाड़ी में गिरती है।
इसके अलावा ये दोनों नदियां जब आपस में मिलती हैं, टिग्रिस और यूफ्रेटस, इन दोनों के मिलन बिंदु को ही कहा जाता है, क्या कहा जाता है? सत अल अरब। सत अल अरब, यानी ये दोनों नदियां जब एक आपस में मिल जाती हैं तो उस मिलन बिंदु को सत अल अरब कहा जाता है, जहां ये दोनों नदियां आपस में मिल जाती है और एक उपजाऊ मैदान का निर्माण करती है। और ये कहाँ गिरती है? फारस की खाड़ी में गिरती है। इसके अलावा दक्षिण पश्चिम एशिया में आंतरिक जल प्रवाह का भी विशेष रोल है, जिसमें एक नदी आती है जॉर्डन नदी। कौन सी नदी? जॉर्डन नदी, जो कि जॉर्डन की अपभ्रंश घाटी में बहती हुई, जॉर्डन अपभ्रंश घाटी में बहती हुई किसका सबसे बड़ा उदाहरण है? आंतरिक जल प्रवाह का। और यह गिरती कहाँ है? मृत सागर में गिरती है। मृत सागर इस जगह पे स्थित है, मृत सागर। और यह जो जॉर्डन नदी है, जॉर्डन और इजराइल के बीच में से बहती हुई ये मृत सागर में गिरती है। मृत सागर भी जो है वो क्या है? डेड सी, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है, जिसकी लवणता जो है वो सर्वाधिक लवणता है। और इसमें गिरती है कौन सी नदी? जॉर्डन नदी। इसके अलावा हम देखते हैं कि आंतरिक प्रवाह की नदियों में मैंने अभी एक नाम लिया, रिफ्ट वैली, यानी जॉर्डन जो भ्रंश घाटी है, जिसे एल घोट भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एल घोट। ये भी एक उपनाम है किसका? जॉर्डन अपभ्रंश घाटी का या रिफ्ट वैली का। तो इसको एल घोट भी कहा जाता है। और यहीं पे स्थित है डेड सी, यानी मृत सागर। इसके अलावा यहाँ की जो आंतरिक प्रवाह की नदियाँ हैं, जिसमें ईरान में भी फैली हुई है, अफगानिस्तान में भी फैली है, और अफगानिस्तान की सबसे बड़ी नदी है हेलमंद नदी। अफगानिस्तान की सबसे बड़ी नदी जो है वो है हेलमंद नदी। और ये भी किसका उदाहरण है? तो ये है आंतरिक प्रवाह का उदाहरण है। इसके अलावा ईरान की सबसे जो बड़ी नदी है वो है कारू नदी। कौन सी नदी? कारू नदी ईरान की सबसे बड़ी नदी है। ये हो जाती है यहाँ प्रवाहित होने वाली नदियाँ। हमने यहाँ देखा मरुस्थलों के बारे में, उच्चावचों के बारे में, इसकी फैली हुई या विस्तारित होने वाली, इसमें प्रवाहित होने वाली नदियों के बारे में। अगर अब हम अध्ययन करते हैं इसकी झीलों के बारे में, यानी दक्षिण पश्चिम एशिया में फैली हुई जो झील है, उन झीलों में जो आता है वो आता है वोन झील, जो कि टर्की में, और उर्मिया झील ईरान में। वोन झील टर्की में और उर्मिया झील ईरान में, ये दोनों ही क्या है? लवणीय झीलें हैं। और इनमें विश्व की सर्वाधिक लवणता कहाँ? वोन झील में, जो कि एक साल्टिस लेक है, यानी एक लवणीय झील है। इस प्रकार हमने इसके दक्षिण पश्चिमी एशिया के भौतिक विभाग, या हम कह सकते हैं इसके परिचय के साथ साथ इसके भौतिक स्वरूप के बारे में अध्ययन किया। देन इसके नेक्स्ट वीडियो में अध्ययन करेंगे इसके आर्थिक स्वरूप के बारे में, इसकी जलवायु के बारे में, इसकी नेचुरल वेजिटेशन यानी प्राकृतिक वनस्पति के बारे में। उम्मीद करती हूँ कि आज का यह वीडियो आपको अच्छे से समझ में भी आया होगा। आप लोगों ने साथ साथ शॉर्ट नोट भी बनाए होंगे। और इसी के साथ मेरे इस वीडियो को मैं यहीं एंड करना चाहूँगी। धन्यवाद।